भाई देखो आज थोड़ा सा टोल है दिमाग पे यार। आज का एपिसोड ना पता है बहुत इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव है। पिछले 10 घंटे के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो एकदम से वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती हैं। आज के एपिसोड में हम फ्लैश न्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर पहले अपडेट की बात करें तो भाई तीबो कोर्तुआ यहाँ पर ACL इंजरी के चलते अब पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे चैनल के थ्रू हम पूरी कम्युनिटी के ऑन बिहाफ पे उनको भाई बेस्ट ऑफ लक और कम गेट वेल सून का एक मैसेज सेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा टारगेट है वो भाई ये है कि अब यहाँ पर कोर्तुआ के बिना रियल मैड्रिड का क्या होगा। देखो अगर किसी प्लेयर की इंजरी होना बहुत दुख की बात है, मतलब बहुत बदनसीब, बहुत बैड लक की बात है कि ऐसा होता है। इससे खराब चीज़ किसी भी क्लब के लिए, तो किसी का भी क्लब हो सकता है और किसी भी प्लेयर को इससे गो थ्रू नहीं, लेकिन फिर भी जाते हैं। कहीं ना कहीं फुटबॉल का एक नियम है या फिर फुटबॉल का आप कह सकते हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इन फुटबॉल। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंस समझो, एक प्लेयर के इंजर्ड होने के चलते अगर कोई यही बोलने लग जाए कि रियल मैड्रिड का सीजन तो भैया बनता ही यहाँ पूरा बंटा धार हो गया, आप समझो कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और मैं इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरे जैसे लगभग लाखों फैंस ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि रियल मैड्रिड का फैंस जो सीजन है वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यार तीबो कोर्तुआ एक वो प्लेयर है जो कि एक लीकी डिफेंस में भी आपको यहां पर जितवा सकता है। और चैंपियंस लीग का वो सीजन सबको याद है। यहां पर लिवरपूल की बात करें, चेल्सी वगैरह की बात करें, इनका ऐसे में यहां पर उसको रिप्लेस करना अपने आप में सबसे बड़ा मोमेंट है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अब यहां पर करीम बेंजेमा को रिप्लेस करना मुश्किल है या फिर तीबो कोर्तुआ का, क्योंकि इससे आपकी एक अप्रोच पता चलेगी फुटबॉल को लेकर कि आपको गोल स्कोर करना ज्यादा पसंद है या फिर गोल बचाना ज्यादा पसंद है। अगर यहां पर हम सबसे पहले बड़ी अपडेट की बात करें, देखो दो कैंडिडेट हैं, डेविड दे गया और यहां पर बोनो। अब देखो ये दो पे मैं एक्सक्लूसिवली बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले छोटे छोटे जो रूमर्स हैं उनको बताता हूं। केपा के लिए बताया गया कि भाई बायर्न यहां पर लोन ऑप्शन एक एक्सप्लोर कर रही है और केपा बायर्न ज्वाइन करना चाहता है। इसमें शायद से रियल मैड्रिड एंटर करना चाहती है। मेरे को लगता है कि वो नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि केपा नहीं, मतलब केपा बीच में रह जाएगा कहीं, क्योंकि जब एक जगह बोनो होगा और एक जगह यहाँ पर आपका डेविड दे गया होगा और केपा कहीं ना कहीं इसके बीच में रह जाएगा, तो ना वो घर का है और ना घाट का है। इसी के साथ डियोगो कोस्टा, इट्स अ बेस्ट डील बट अगेन इट्स एक्सपेंसिव। डियोगो कोस्टा आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आउट कर देता है लगभग 5, 6, 7 सालों के लिए। अब आप कहोगे कि जब यह तीबो कोर्तुआ हमारे पास है, इंजरी तो हुआ है, अगली साल वापस आ जाएगा, तो डियोगो कोस्टा लेने की क्या जरूरत है? और उसके ऊपर से आप 60 मिलियन भी खर्च करोगे तो फिर आप किलियन एम्बापे का पैसा। अब खैर एम्बापे पे हम यहाँ पर अपना आर बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डियोगो कोस्टा की बात करें, देखो क्वालिटी की बात करें और पैसा खर्च करने की बात करें, जस्टिस है, पूरा वर्थ इट है। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आप ये डील कर रहे हो ये दो बेसिस पे कर रहे हो। पहली चीज तो ये है कि या तो आप डियोगो कोस्टा को नंबर 2 बनाओगे, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि डियोगो कोस्टा को पता है कि ठीक है रियल मैड्रिड इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट ऑलरेडी। तो यहां पर फिर भी उसको अपने करियर की तो पड़ी है ना। ऐसा तो है नहीं कि रियल मैड्रिड से प्लेयर आज तक गए नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रियल मैड्रिड में सारे प्लेयर आके सक्सेसफुल हुए। और दूसरी चीज ये कि आप इस बेसिस पे भी कहीं ना कहीं उसको लेके आओगे कि तीबो कोर्तुआ जब इंजरी से वापस आएगा तो उसका हाल भी फेडरिको चिएसा या फिर एसेंसियो जैसा होने वाला है गोलकीपर टर्म्स में, यानी कि वो अपने प्राइम पे कभी वापस ही नहीं आ पाएगा, जो कि मैनुअल नोयर के साथ हो रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें यहां पर अब 2 प्लेयर्स की, सबसे पहले डेविड दे। देखो दगिया की अगर हम बात करें तो मैंने दगिया और यहाँ पर बोनू का एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन का एक थ्रेड देखा था, जिसके मैं कुछ प्रूफ तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि देखो दगिया को लाने के पीछे जो एक बड़ा जो परसेप्शन है, जो एक कन्विंसिंग पॉइंट है, वो ये है कि फ्री एजेंट के तौर पर आ रहा है। लेकिन अगेन उसी में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो 430,000 यूरोज कमा रहा था, कहां पर? मैनचेस्टर यूनाइटेड में। ये उस आई थिंक 430 पाउंड्स, वो इससे भी ज्यादा है जो कि रियल मैड्रिड में विनीसियस कमाता है। और अगेन तुमको पता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें तो यहाँ पर पैसा एक स्टेटस तो होता है, ऐसे में यहाँ पर पैसा एकदम से बांटा नहीं जाता। वो बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पर इतने फेल्ड उस तरीके से होते हैं। ऐसे में यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर डेविड दे गया उस ड्रेसिंग रूम में कैसे फिट होगा और ये चीज़ वो कैसे जस्टिफाई कर सकता है। अच्छा अब आप तुम कहोगे कि यार वो अपना सैलरी कट लेगा, तो सैलरी कट कितने हद तक लेगा कि आप यहाँ पर 400-400,000 को काट के कहां तक लेके आओगे? 300,000 तक। और ऐसे में यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई कितना क्या 80%, 70%, 50% लेने के लिए वो तैयार है, क्योंकि जब उसको पता है कि अगली साल तो उसको साउथ जाना है। साथ ही यहां पर इस पर डिपेंड है कि क्या वो शॉर्ट टर्म डील भी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी यहां पर अगर मैं जितनी भी रिपोर्ट्स की बात करूं तो उन्होंने यहां पर यही कहा है कि डेविड दे गया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड में और वो शॉर्ट टर्म को एक्सेप्ट भी करता है। अब बोनो की बात करते हैं। देखो बोनो की अगर मैं बात बताऊं तो बोनो के लिए 20 मिलियन का प्राइस टैग डाला है सविया ने, और सविया मानती है कि बोनो ने उनको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि रियल मैड्रिड अगर आएगी तो बेझिझक दे देना, अगर अपना नेगोशिएशन कर लेना, लेकिन मेरे पर्सनल एग्रीमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल पक्के हैं। साथ ही यहां पर अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें
तो देखो सबसे पहले तो ये है कि आप कह सकते हो कि डेविड दे ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉट्स फेस करे हैं, तो उसका जो शॉट सेव करने का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है। साथ ही बोनो एक सविया में है जो कि एक लीकी डिफेंस है, डियोगो कार्लोस की बात कर सकते हो या फिर बाकी प्लेयर्स की बात कर सकते हो, उनके जाने के बाद सविया खराब भी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्वीपिंग की बात कर सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड एक हाई डिफेंसिव लाइन खींचेगी, उसमें बोनो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेटर है, इवन कोर्तुआ से भी बेटर है। इसी के साथ अगर यहाँ पर शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम पासेस की बात करें, उसमें भी जो पास कंप्लीशन है वो भी बोनो का बहुत ज्यादा सही है। तो आप मेरे को जरूर बताना कि इस समय आप किस गोलकीपर की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करोगे। साथ ही अगर बात करें यहां पर नेमार की, भैया देखो नेमार के रिगार्डिंग हमारे पिछले 5-6 एपिसोड से लगातार हर चीज वो कवर कर रहे हैं, जो कि एक छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि एक बड़े उसमें चेंजेस को स्पार्क कर सकते हैं। चाहे हम हर एक चीज़ की बात करते हैं कि उनके बीच में यहाँ पर किस तरीके की स्टेडियम में बात हुई है, नेमार को किसने निकाल दिया, फिर नेमार के फादर का क्या ओपिनियन है। लेकिन कल जब फेब्रिजियो रोमेनो ने, ऑफकोर्स टियर 1 सोर्सेज, जब उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करा कि भाई नेमार और पीएसजी अब अपने अपने दूसरे रास्ते जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन में बार्सिलोना का नाम दे दिया, सऊदी का नाम दे दिया, लेकिन MLS का नाम कैसे दे दिया। अब देखो पर्टिकुलरली जब मैंने इस पर थोड़ा सा काफी टाइम पहले रिसर्च वगैरह करी थी, तो मेरे को ये पता चला था कि देखो ऑर्लैंडो सिटी यहाँ पर थोड़ा सा नाम आ रहा है और न्यूयॉर्क सिटी FC का एक नाम आ रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो इंटर मियामी सबसे पहले 2 घंटे चलने लगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर फेब्रिजियो रोमेनो ने सिर्फ MLS का नाम दिया, उन्होंने क्लब का नाम एनोनिमस रखा था। लेकिन बाद में 2 घंटे बाद लेक क्विप ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर उन्होंने कहा कि जो 2 क्लब बताए जा रहे हैं उसमें से एक भी इंटर मियामी नहीं, बल्कि लॉस एंजलिस के दोनों क्लब है। सबसे पहले आते हैं लॉस एंजलिस FC, जिनको हाल ही में जिन्होंने गैरेथ बेल को साइन किया था अपने आखिरी के कुछ महीनों में जब वो रियल मैड्रिड के प्लेयर थे, मतलब उसके बाद। और उसके बाद आता है यहाँ पर LA गैलेक्सी। अब LA गैलेक्सी तुमको पता है कि MLS में सबसे पहला क्लब था जिसने सुपरस्टार को साइन करने का सिलसिला चालू किया था, और जो सबसे पहला था वो खुद इंटर मियामी के यहाँ पर ओनर है डेविड बेकहम। अब मैं तुमको सही बात बताऊं तो इसमें ज्यादा चूड़ी तोड़ने की जरूरत हमको है नहीं कि अगर MLS में वो जाएगा तो वो LA गैलेक्सी या उसमें जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब MLS के वो बैठेंगे टेबल पे, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि नेमार मेसी साथ में खेल रहे हैं कि नहीं, उनको इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नेमार मेसी अगेंस्ट में खेल रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना इजीली पॉसिबल है? देखो पॉसिबल तो है, क्योंकि MLS इस समय सऊदी को बीट करने के लिए या फिर यूरोपियन फुटबॉल को बीट करने के लिए अगर कोई चेंज 24 घंटे के अंदर चाहिए तो वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार है 24 घंटे के अंदर। ये हालत है, और यहां पर वही चीज है ना कि इतना एक्सपोजर मिल चुका है कि सोने पे सुहागा, ये समझ रहे हैं कि यार केक तो मेसी ने बनाई दिया, उस पर रेड चेरी पॉप यहां पर नेमार लगा देगा। लेकिन क्या इसमें बार्सिलोना भी है? देखो बार्सिलोना के रिगार्डिंग जब मैंने थोड़ा डेवलपमेंट और रिसर्च करने की कोशिश किया तो मेरे को अभी भी वही 24 घंटे पहले की खबर मिल रही कि यहां पर जावी डिस्पाइट कि नेमार बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें या फिर जो भी कहेगा कि हाँ भाई ठीक है मैं रोटेट करने के लिए जो भी मेरे को बार्सिलोना कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को ब्लॉगराना जर्सी पहननी है। जावी फिर भी इस ऑपरेशन को नहीं मानता। साथ ही यहां पर वो ये भी मानता है कि जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो भी बार्सिलोना को अलाउ नहीं करते, और खामखा हम नेमार के चक्कर में एक स्क्वाड रिबिल्ड को छोड़ रहे हैं। अगेन बार्सिलोना का फैन बेस बहुत बटा हुआ है, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक कंसेंसस देखा है मेजॉरिटी फेवर में है नेमार के। एम आई इन द फेवर? यस। देखो मैं बार्सा कम्युनिटी का तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि वो बार्सिलोना आए फॉर बेटरमेंट ऑफ ला लीगा, और ऑफ कोर्स नेमार बायस। यहां पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना अभी भी यही प्रेफर करते हैं कि नेमार सऊदी जाए, ज्वाइन करे 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे और लोन पे फिर वापस आए। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें एम्बापे की, यानी कि बड़ी बहू की, देखो कल जो खबर आई एम्बापे के रिगार्डिंग, पहले भी खबर हमारे सामने बहुत निकल के आई कि एम्बापे टू PSG होगा, एम्बापे नहीं जाएगा, एम्बापे टू रियल मैड्रिड, एम्बापे PSG में रुकेगा नहीं रुकेगा। बल्कि आज तो 11 अगस्त है, 4 अगस्त को एक लेटर लिखा गया था जहां पर सबसे पहले तो फेब्रिजियो ने इस चीज को कंफर्म करा था कि एम्बापे को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया गया, जिसका आंसर उसने नो कहा है, मेरी क्रश की तरह। साथ ही यहां पर उन्होंने यह भी बताया कि उसी लेटर में उन्होंने ये लिखा है कि भैया अगर तू फ्री एजेंट के तौर पे चला जाएगा तो FFP के इतने एल लगे हुए हमारे कि हमको ना ही सिर्फ की प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा, हमको एक्चुअली में यहां पर अगर बात करें एम्प्लॉयज की, उनको भी बेचना पड़ेगा। अब देखो इसके 2 पहलू हैं। यहां पर काफी लोग कहते हैं कि एम्बापे इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है? कि भाई तेरे को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है, रियल मैड्रिड तेरे को लेने के लिए तैयार है, PSG तेरे को सेल करने के लिए तैयार है, तेरे पास एक एस्केप रूट है, तेरे को पता है कि PSG में तू भले ही, मैं कह रहा हूँ PSG ने बहुत तेरे लिए गंदा किया है, लेकिन PSG तेरा ही क्लब रहा है पिछले 6 सीजन से। अब जब PSG ने अपनी गलती मान ली और वो कह रहे हैं तेरे को कि उनकी वजह से शायद से वो एम्प्लॉय वगैरह है, तो तू जाता क्यों नहीं है? अरे वो 40 मिलियन क्या तू छोड़ नहीं सकता? भाई तू किलियन एम्बापे है भाई,
तू 40 बिलियन एक स्पॉन्सरशिप साइन करेगा या फिर तेरे पे पता नहीं कितने मोमेंट आएंगे जहां तू कमा सकता है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है कि भुगतना तो पड़ेगा। एम्बापे जो भी कर रहा है अपने लीगल टर्म पे कर रहा है, एम्बापे जो भी कर रहा है वो अपने हक में कर रहा है, एम्बापे को जैसा ट्रीट किया जा रहा है उस जस्टिफाइड है। और साथ ही अगर पीएसजी को अपनी गलती एहसास है तो इसका मतलब वो मानते हैं कि गलती भी उन्हीं की है। लेकिन अगर ऑन द पिच की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्बापे और पीएसजी के बीच में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जहाँ पर एम्बापे ने नसर अल खलाफी को कंफर्म किया है कि वो पीएसजी से नहीं मूव ऑन करने वाले इस सीजन, चाहे उनको बाहर ही बैठा दो। इसके बीच में इंटरेस्ट ये है कि ये फेस टू फेस बात हुई है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर देखो दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि कतर के ओनर्स, मतलब जो पीएसजी के ओनर्स है कतरी, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि ये बाहर बैठेगा पूरे सीजन, चाहे यहाँ पर कितना हंगामा कटे, चाहे कितना मोराल डाउन हो, लेकिन एम्बापे के सामने झुकने वाले हम नहीं हैं। एम्बापे की तरफ से आप एक मान के चल सकते हो कि एम्बापे के पास एक छोटी चीज़ ये है कि वो लीगल यूज़ कर सकता है। देखो मैंने तुमको बाद में पहले ही बताया है कि यहाँ पर अगर एम्बापे प्रूव कर देता है कि उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर बिठाया जा रहा है और जो स्पोर्टिंग रीज़न नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल रीज़न है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है, फीफा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी। क्योंकि यहाँ पर 1 सितंबर के बाद जब डेडलाइन डे खत्म हो जाती है तो जो लॉफ्टर्स हैं, यानी कि वो 15 प्लेयर जो कि इनके प्लान्स में नहीं है, उनको आपको वापस से स्क्वाड में लाना पड़ेगा, यानी कि वो स्क्वाड में आने के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसमें एम्बापे नहीं होगा। खैर अगर यहाँ पे बात करें रियल मैड्रिड का, तो देखो रियल मैड्रिड से हम कह सकते हैं कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो भी यहाँ पर हुआ है तीबो कोर्तुआ के साथ, आर्दा गुलर के साथ, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एम्बापे से फोकस हट चुका है, या फिर इवन अगर हम पीआर की बात करें या फिर वो जर्नलिज्म रिसाइकल की बात करें, वहाँ पर से भी एम्बापे की न्यूज़ ने थोड़ा पीछे का वो लिया। तो अभी एम्बापे का मेरे को नहीं लग रहा कि एम्बापे आएगा। एम्बापे ने बता दिया है, आई डोंट नो कि भाई पैसा है पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर उम्मीद भी नहीं रख रहा हूँ एम्बापे के रिगार्डिंग। तो खैर इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। भाई ये बहुत बड़ा डिस्कशन है और ये मेरे को लगता है कि आने वाले सीजन में बहुत बार डिस्कशन यूज होगा कि हैरी केन का ईदर डिसीजन, चाहे बायर्न को ज्वाइन करना हो चाहे टॉटनहम को ज्वाइन करना हो, सही क्या था गलत क्या था। यहाँ पर अगर हम एथलेटिक की बात करें तो जो उनके रिपोर्टर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रीमियर लीग को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनका मानना ये है कि भाई देखो सीधी सी बात है, 2 रीज़न है। पहला तो ये है 2024 में फ्री एजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्लब्स में जा सकता है, यानी कि बार्सिलोना भी जा सकता है, रियल मैड्रिड भी जा सकता है, बायर्न भी चला जाएगा, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जा सकता है, उसकी मर्जी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एज अ प्रीमियर लीग ऑल टाइम टॉप स्कोरर विद टॉटनहम हॉटस्पर, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यहाँ पर एक अलग ही चीज़ होगी। और इसके रिगार्डिंग एक ओपिनियन और दिया जाता है कि लोग भूल जाते हैं मेडल्स के लिए, लोग याद करते हैं रिकॉर्ड्स के लिए। मेरा एक ओपिनियन है कि ये बात तो सच है कि लोग रिकॉर्ड्स के लिए याद रखते हैं, और ये बात भी सच है कि हैरी केन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो यहाँ पर ऑल टाइम टॉप स्कोरर रहा है टॉटनहम के साथ। दिक्कत की बात यह है कि ये जो चीज़ है कि 2024 का कि मेरे पास ज़्यादा क्लब्स हो जाएंगे, तो तू ये नाटक ही क्यों कर रहा है कि तेरे को टॉटनहम में इंटरेस्टेड है। मैं इसके लॉयल्टी पे सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि अनइंटेंशनली क्या वो टॉटनहम को अंदर से बर्बाद नहीं कर रहा। आज जो टॉटनहम के फैंस हैं वो यहाँ पर ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे लिए हैरी केन ने बलिदान दिया है। कैसा बलिदान? जो 2024 में जब वो फ्री में निकल जाएगा और तुम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए सिर्फ अपना नुन्नू पकड़ के खड़े रहोगे, तो क्या कोई याद नहीं रखेगा। हैरी केन, मैं कह रहा हूँ 30 गोल मारेगा, बिल्कुल मारेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर हैरी केन के साथ तुम फिर से यूरोपा कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो इससे तुम क्या प्रूफ कर रहे हो? ना ही हैरी केन भी चला जाएगा, तो हैरी केन तो तुम्हें टाटा बाय बाय करके बाबा जी का ठुल्लू दिखा के दूसरे क्लब में चला जाएगा, तुम यूरोपा कॉन्फ्रेंस में रहोगे। और दूसरी चीज़ यही है कि बायर्न का जो यूज़ किया जा रहा है कि बुंदेसलीगा टाइटल तो फॉर्मेलिटी है, टाइटल तो है, यूरोज है, बैलन डोर तो होता है, एक लेगेसी तो होती है, एक वही चीज़ होती है कि एक पर्सनल करियर भी होता है। अगेन इट्स हिज डिसीजन, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसीजन कितना सही है कितना गलत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी का हिसाब ये है कि बायर्न को पता है कि भाई उसका जो झुकाव है वो यहाँ पर टॉटनहम की तरफ जा रहा है, तो मेरे को तो समझ में पहले ये बायर्न की तरफ से फेलियर है कि अगर उसका झुकाव जा रहा है तो पहली बात तो तुम क्या कर रहे हो 2 महीने से यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि ये बहुत बड़ा फेलियर होगा बायर्न के टर्म्स पे कि तुम्हारा 100 मिलियन जो कि टॉटनहम ने एक्सेप्ट कर लिया 2021 में नहीं करा था मैनचेस्टर सिटी का, वो एक्सेप्ट होने के बाद हैरी केन ने मना कर दिया। इससे बड़ा कटा तो क्या ही होगा, मतलब एम्बापे ने काटा था वो अलग बात है, लेकिन अगेन यहां पर कट गया बायर्न का भी। इसी के बाद यहाँ पर अगर कासिडो की बात करें तो भाई फैब्रिजियो रोमेनो ने कंफर्म किया है कि भाई कासिडो के लिए यहाँ पर ब्राइटन ने अब कंफर्म कर दिया कि भाई जो बिड मारेगा उसको दे देंगे। और ये तुम समझ सकते हो कि वो भी इरिटेट हो गए, सब इरिटेट हो गए इस पूरी ट्रांसफर डील से कि भाई जो बिड मारना है मारो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फैब्रिजियो ने ये भी कंफर्म किया कि लिवरपूल बिड मारेगी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लिवरपूल बिड मार रही है, अच्छी बात है, लिवरपूल अगर ये प्लेयर ले जाएगी तो भाई मतलब ये तो जैकपॉट है,
लेकिन अगर लिवरपूल को यही इसके लिए बिड मारनी थी तो उसके पीछे क्यों लग रहे थे, और अगर उसके लिए बिड मारनी थी तो यहां क्या कर रहे हो? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, कोई प्रोफाइल गलती हो गई, कोई आंख बंद करके चल रहे हो, कासिडो को रोमियो लाविया समझ रहे हो कि रोमियो लाविया को कासिडो समझ रहे हो? भाई तुम खुद समझो ना इस चीज को कि अगर तुमसे 50 में से 50 के 46 तुम दे रहे हो, 46 से तुमको 50 नहीं आया जा रहा, तुम 46 से सीधा यहां पर 90-100 की बात कर रहे हो। अब चेल्सी की बात ये कि देखो चेल्सी रोमियो लाविया में पिछले साल भी इंटरेस्टेड थी। अब तुम में से काफी लोग कह सकते हैं कि ऐसे तो लिवरपूल भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन लिवरपूल फिर सबसे वहां की कतार में खड़ी हुई तो नहीं थी, क्योंकि लिवरपूल का कभी भी ऑब्जेक्टिव 2 प्लेयर साइन करने का नहीं था। और अगर वही वाली बात है ना कि लिवरपूल यहां पर शॉर्ट टर्म साइन, तुम कहोगे कि लिवरपूल कोई नहीं ट्राई मार रही थी, अरे तो लिवरपूल यहां पे पहले सस्ते पे जाते हैं कि महंगे पे जाते हैं? पहले महंगे पे जाते हैं ना, कि भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ब्राइटन यहां पर 70 की बिड एक्सेप्ट कर ले। ये थोड़ी कि वहां 1 मिनट के लिए वहां खड़े हुए, ये तो वही बात होगी मतलब कि आपने अल्टीमेटली यहां पर आपको ओपनहाइमर की लाइन में लगे रहे, लेकिन फिर आपने सोचा कि यार ओपनहाइमर तो नई टिकट मिलेगी तो मैं यहां पर आदि पुरुष देख लेता हूं। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे थोड़ी कि आप यहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 से सीधा अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल ही 0 आउट ऑफ 10 पे चले जाओगे। वो मेरे को समझ में नहीं आया। खैर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम फ्लैश न्यूज़ की बात करें तो मेरे पास एक ही अपडेट है जो कि मेरे को इस समय सूझ रही है। भाई फ्रेड यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जा चुका है, और भाई मैं सही बताऊँ तो जितना दुख मैगवायर पे हुआ है उतना ही दुख कहीं ना कहीं फ्रेड पे भी हुआ है। लेकिन फ्रेड की एक लाइन बड़ी इमोशनल लगी मुझे, उसने कहा आई एम द पर्सन हु कैरीज द पियानो फॉर द आर्टिस्ट। मतलब मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो इंसान हूँ। मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर मैं अपने जर्नी को, इस सफ़रनामे को मैं अगर किताब में लिखूंगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं वो इंसान हूँ जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड की सक्सेसफुल स्टोरीज लिखने के लिए, वो गाना बजाने के लिए वो पियानो उठाया था, मैंने वो सपोर्ट किया था। और अगेन भाई जो प्लेयर, सही वही वाली बात होती है कि हर प्लेयर ग्लोरी नहीं लेता, हर प्लेयर अपना पार्ट समझता है। फ्रेड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उस बंदे को पता था कि वो क्या मतलब रखता है, उस बंदे को पता था कि उसकी क्या सीलिंग है, उस बंदे को अपना रोल पता था और उसने बखूबी वो रोल निभाया है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड। भाई वी विश हिम कि भाई वो गैलाटासराय में, फर्नाबाशे में यहाँ पर भाई अपना जो आगे करियर है वो बहुत अच्छे से मूव ऑन करे। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये बहुत बड़ी एक डील है कि भाई वो मूव ऑन कर पा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर से, जो कि पिछले कुछ सालों से वो नहीं कर पाए थे, मोर सो आफ्टर सर एलेक्स फर्गसन। थैंक यू।